Hello everyone, welcome to IBE classes. Now today what we are going to do is we are going to talk about a very important topic which is most probably going to appear in your examination in paper 2, and as you can see behind me it is the Indo-Bangladesh relationship. Now when we talk about India-Bangladesh relationship, now it becomes a very important to know because there have been a lot of things that have happened recently in this part of the world. Now, it is a neighboring country, India's, and one question that often appears in paper 2 in international relation is that is India relationship with its neighborhood. And pertaining to that, this year round, this one becomes a very important. Now, हम लोग जो आज बात करेंगे इंडिया एंड बांग्लादेश के रिलेशनशिप पे, एंड इस पर बात करने से पहले फर्स्ट वी हैव टू नो what sort of relation India had with Bangladesh. Now, our relations started from 1971. Now, why from 1971? Because India was instrumental in the creation of Bangladesh. बांग्लादेश के क्रिएशन में इंडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है. नाउ इसलिए कि बांग्लादेश में 1970 में एक इलेक्शन हुआ और इससे पहले वो ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था. नाउ इस इलेक्शन में बांग्लादेश की अवामी लीग ने जो सीट जीते वो सीट ज्यादा थे जो वेस्टर्न पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, राइट, वो पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी जो थी वहां पर उससे ज्यादा सीट आए. नाउ अब सीट इनके ज्यादा थे लेकिन वेस्टर्न पाकिस्तान में ये एक नोशन था कि जो बंगाली है they are a very weak people and they have never given importance to the people of eastern Pakistan. Even in the army, the recruitment was not made from eastern Pakistan region, as they used to believe that the Bengali people are not a fearsome fighter and they are not brave enough. Now, even what they did was they imposed Urdu as the state language in Bengal. Now, obviously, Mujibur Rahman of Awami League protested against it. उसके अगेंस्ट में मुजीबुर रहमान ने प्रोटेस्ट किया और मुजीबुर रहमान ने जब प्रोटेस्ट किया इसके लिए तो वहां पर जो पाकिस्तानी आर्मी थी उसने उनको क्रश करने की कोशिश की. खैर, इन्हीं सब के बीच में 1970 का जो इलेक्शन हुआ वो उसमें जो आवामी लीग के लीडर थे मुजीबुर रहमान, उनकी पार्टी को वहां पर बहुत बड़ी विक्ट्री मिली. नाउ उनके सीट जो थे वो जुल्फिकार अली भुट्टो की जो पश्चिमी पाकिस्तान था, वेस्टर्न पाकिस्तान था, उसमें उन पार्टी से ज्यादा इनकी थी. लेकिन गवर्नमेंट जो बना वो बना जुल्फिकार अली भुट्टो का. इस पर मुजीबुर रहमान जो थे उन्होंने कहा कि फिर ये किस तरह की डेमोक्रेसी है जहां पर मेरे सीट ज्यादा होने के बावजूद सिर्फ इसलिए कि मैं ईस्टर्न पाकिस्तान का हूं वहां पर मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जा रहा है. और यहां से ही स्टार्टेड द मूवमेंट और वहां पर उन्होंने शुरू किया एक आंदोलन फॉर क्रिएशन ऑफ अ न्यू नेशन, अ सेपरेट नेशन, दैट इज बांग्लादेश. इंडिया had helped मुजीबुर रहमान in this because इंडिया और बांग्लादेश का लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल एफिनिटी शुरू से ही रहा है. नाउ इसके कारण इंडिया ने फुल सपोर्ट किया और इससे दिस लेड टू द 1971 वॉर between India and Pakistan. Obviously, we were victorious and we had a resounding victory over Pakistan when 90,000 of its military men they surrendered before the Indian army. अब बांग्लादेश का जो है फॉर्मेशन हो चुका था एंड 1971 में इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू गिव रिकॉग्निशन टू बांग्लादेश. नाउ बांग्लादेश बन जाने के बाद हमारे रिलेशनशिप जो है वो बांग्लादेश में के साथ में काफी अच्छे बने रहे. नाउ अब बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में चेंजेस आ रही थी. इन 1975 में वहां पर जस्ट 4 ईयर आफ्टर द क्रिएशन एक मिलिट्री कू होता है, यानी कि एक मिलिट्री रिबेलियन होता है एंड इस मिलिट्री रिबेलियन में मुजीबुर रहमान वाज असैसिनेटेड. ना उनकी बेटी जो अभी शेख हसीना है वो उस समय बांग्लादेश से बाहर थी इसलिए वो बच गई, बाकी इनके फैमिली मेंबर्स को मार दिया गया. इसके बाद शेख हसीना वापस लौटी. वापस लौटने के बाद उन्होंने एक बार फिर
चीजों को ऑर्गेनाइज किया और इसके बाद उन्होंने 1996 में एक अपने गवर्नमेंट को फॉर्म किया। 1996 में गवर्नमेंट को फॉर्म करने के बाद 2001 में फिर एक बार उनको हार मिली, तो एक उसके बाद फिर दूसरी गवर्नमेंट शुरू हुई जिसमें बेगम खालिदा जिया जो थी वो उन्होंने वहां का जो है वो सत्ता संभाली, वहां के सी फॉर्म द गवर्नमेंट आउट देयर। Again in 2009, now again from 2009, Sheikh Hasina was back to power. 2009 से लेकर अब तक उनका कंटिन्यूअस रेन रहा। नाउ शेख हसीना हैज ऑलवेज बीन प्रो इंडियन और इंडिया के साथ एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप हमारे जो हैं वो बने रहे। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द रिसेंट हैपनिंग, जब जो हम लोगों ने देखा कि ऑन 5 अगस्त 2024 वहां पर जो प्रोटेस्टर्स थे दे मार्च्ड इनसाइड द प्रेमिसेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड शेख हसीना हैज टू फ्ली फ्रॉम बांग्लादेश अलोंग विथ हर सिस्टर। नाउ शेख हसीना वहां से चली गई, इसके साथ साथ एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बन गया बांग्लादेश में और वहां पर मोहम्मद यूनुस को चीफ एडवाइजर नियुक्त किया गया। अब व्हेन ही वाज अपॉइंटेड एज चीफ एडवाइजर, यहां पर अब एक चैलेंज जो है वो आ रहा था इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप में, क्योंकि यह घटना बहुत बड़ी घटना थी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस इंसिडेंट, यहां पर एक सवाल उठता है कि व्हाट वर द फैक्टर्स दैट लेड टू दिस टॉपलिंग ऑफ द गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट के हटने का कारण क्या रहा। नाउ इसकी कहानी जो शुरू होती है वो होती है पोस्ट कोविड। कोविड आने के बाद द इकोनॉमी ऑफ बांग्लादेश जो है इट्स स्टार्टेड शैटरिंग, and it was not only for Bangladesh, as we have seen there had been a recession right after COVID, right, in many of the countries, but even in India we have suffered a lot when we had the negative growth rate as such. Now यहाँ पर बांग्लादेश में इसके कारण जो थी बहुत सारे इंडस्ट्रीज वगैरह बंद होते चले गए, जबकि इससे पहले अगर हम लोग बांग्लादेश को देखते हैं तो इसका जीडीपी ग्रोथ काफी अच्छा चल रहा था। नाउ बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हो रहे थे बोथ फ्रॉम इंडिया एज वेल एज चाइना, और शेख हसीना वाज प्रीटी वेल बैलेंसिंग बोथ चाइना एज वेल एज इंडिया। इन दोनों को बहुत अच्छे से बैलेंस किया हुआ था। शी वाज टेकिंग एडवांटेज ऑफ चाइना ऑन वन हैंड एंड शी वाज मेकिंग यू नो friendly ties with India as well, right? Now अब यहां पर जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज वगैरह शटडाउन होने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट वाज ऑन द पीक। इसके साथ साथ एक और फैक्टर था कि शेख हसीना के गवर्नमेंट में करप्शन अपने पीक पर था और इसके कारण जो है ये एक और इशू था जिससे लोग जो है वो काफी परेशान थे। The third factor was the rising prices of essential goods, right? The prices of the essential goods was soaring high. In such situation, जब prices जो थे वो काफी ज्यादा बढ़ते चले जा रहे थे, now everyone was feeling the heat. Now in this situation, unemployment बहुत बढ़ा हुआ था। Now one announcement was made by Sheikh Hasina government. शेख हसीना की गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया और वो अनाउंसमेंट ये था कि दे आर गोइंग टू इंक्रीज द कोटा ऑफ रिजर्वेशन और कोटा फॉर द पीपल who have participated or the descendants of the people who have participated in the freedom movement of Bangladesh. Now this was not taken in good stream by the people, especially the students out there, because first of all they were already unemployed and this quota will further reduce their chances of getting selected. They were advocating that the merit should prevail and all the selection should be made on the basis of merit rather than giving quota or reservation to any of the people. Now in this situation the student protested and they took to the street. Now the protest was soaring up, but here Sheikh Hasina made a mistake and she tried to brutally suppress this revolt, this protest rather, not revolt. So she killed more than 130 students who were protesting for the removal of the quota. Now this agitated the whole country and obviously the whole student community united together, and now they said enough is enough, we have to do anything we can, right,
and we will topple this government. Now, another thing which added fuel to the fire, right? And this was basically the election of 2024. Now, the recent election in 2024 that occurred, now it was marred with lot of corruption. Now, even the opposition completely boycotted it. ऑपोजिशन ने कहा कि हम लोग नहीं लेंगे, भाग नहीं लेना आपको इलेक्शन में, क्योंकि आपका पहले से इतना करप्शन है। इसके साथ साथ आप जो है वो स्टूडेंट लोगों को मार रहा है, आप इतने लोगों को मार दिया आपने, आप डिक्टेटर की तरह काम कर रहे हो, देश का फाइनेंशियल सिचुएशन बर्बाद कर दिया है आपने। इसमें आपसे इलेक्शन में लड़ने का क्या है? हमें पता है कि आपने पूरा सिस्टम खरीद रखा है और हम लोग हार जाएंगे, so that's why we are boycotting this election. Now, Sheikh Hasina went ahead with the election and she was declared the winner, as it was obvious. Now, in this situation, the opposition supported the whole movement, and along with the protester, mainly comprising of students, they marched into the home of Sheikh Hasina. Now, Sheikh Hasina was alerted, and even this time, an important role was played by military in this. A certain rebellion has taken place in 2007-8 as well. But at that time, military has completely controlled the situation. But now, the military was supporting the protesters. And this was the reason why there was no chance for Sheikh Hasina to stay in the country. And she had to flee somewhere. And on emergency basis, she landed on Hindon Airport in Delhi. Now, all these things have happened. सब कुछ ये सब हो गया. अब हमारे लिए ये तो हुई कहानी कि बांग्लादेश में हुआ क्या। अब हमारे लिए इससे क्या हमारे रिलेशन पर इंपैक्ट पड़ेगा, एंड दिस विल बी द क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, राइट। अब एक चीज अगर हम लोग यहां पर देखते हैं कि इंपैक्ट पड़ना, और एक और जो आपसे पूछेगा कि व्हाट वर द रीजंस फॉर द रिसेंट पॉलिटिकल अपहीबल इन बांग्लादेश, राइट। तो अब रीजंस अगर हम लोग पॉइंट वाइज अगर देखने के लिए आए, तो सबसे पहले जो हम लोग आएंगे कि द डिसरप्शन इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस लीडिंग टू शट डाउन ऑफ मेनी ऑफ द इंडस्ट्रीज which led to the rise of unemployment. Second one will be student protest on the quota system due to the soaring unemployment. They wanted merit. So this was the second reason. Now the third reason was the military hasn't cooperated enough, right? So even military becomes one of the reasons for this one. Fourth reason that we will give is the opposition party completely boycotted the election and they were adding fuel to the fire, right? So this will be our fourth reason when we will write the answer. When we will talk about the fifth one, the fifth point की बात करेंगे, so there is one more angle to it. And this angle was basically said by Sheikh Hasina in a press interview. Now, this angle is related to the international politics. Now, how it is related, let's talk about it. Now, Sheikh Hasina has accused the US behind this fiasco. Now, ये पूरे घटनाक्रम के पीछे उन्होंने कहा कि यूएस का हाथ है. Now, why US? कहां से यूएस कहां से आ गया? Now, इसको हम लोग समझते हैं. Basically, US has been demanding Saint Martin Island from Bangladesh. सेंट मार्टिन आइलैंड जो है बेसिकली बांग्लादेश का एक कोरल रीफ वाला आइलैंड है, यानी उस वहां पर एकमात्र द ओनली आइलैंड व्हिच इज बेसिकली मेड बाय द कोरल पॉलिप्स जो होते हैं उन्होंने बनाया हुआ है, उससे ये फॉर्म्ड आइलैंड है हमारा। कौन सा? नॉट हमारा इन द सेंस बांग्लादेश का, और वो है कौन सा? तो हमारा सेंट मार्टिन आइलैंड। नाउ दिस इज अ टूरिस्ट प्लेस बेसिकली। नाउ people used to flock there from different reasons because it has beautiful, seashore, right? So for fun and frolic, people used to go to that island. Now, US demanded this island. Now, again, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर यूएस को बांग्लादेश का एक आइलैंड में इंटरेस्ट क्या होगा? Now, बिल्कुल होगा, और वो इसलिए होगा कि चाइना's grip in the Bay of Bengal is increasing. चाइना का पावर बे ऑफ बंगाल में लगातार इंक्रीज कर रहा है। उसका एक सबसे बड़ा कारण कि एक तो जो है म्यांमार जो है
वो म्यांमार के साथ में आप जानते हैं जो मिलिट्री जुंटा है, वहां पर मिलिट्री गवर्नमेंट है, वो बेसिकली चाइना का प्रो चाइनीज गवर्नमेंट है, तो वहां से उन्होंने घेरा हुआ है। अब दूसरी ओर अगर हम लोग चलते हैं बांग्लादेश के पास में, राइट, तो यहां पर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये हमारा म्यांमार है और म्यांमार में इन्फ्लुएंस है, बांग्लादेश में भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ता रहा है, तो वहां पर भी चाइनीज इन्फ्लुएंस है। नाउ अब ये बे ऑफ बंगाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर साउथ चाइना सी की तरफ से अगर आप आएंगे तो आप जो है बे ऑफ बंगाल से गुजरते हुए ही इंडियन ओशन की ओर जाएंगे। नाउ अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हो जाता है, और इसके कारण यूएस चाहता था कि इंडियन ओशियन में जो है वो हमने पहले ही डियोगो गार्सिया एक नेवल बेस बनाया हुआ है, अब एक ऐसा ही बेस हम सेंट मार्टिन में अगर बना देते हैं तो वहां से हम बे ऑफ बंगाल में बढ़ता हुआ चाइनीज इन्फ्लुएंस को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, एंड आई विल हैव द डोमिनेंट से इन द इश्यूज और अफेयर्स ऑफ द साउथ एशियन कंट्रीज। नाउ ये बेसिकली यूएस का मकसद था और उसने वो बार बार पुश कर रहा था शेख हसीना से। नाउ वी नेवर नो, ये एक कारण हो सकता है कि दिस होल एजिटेशन एंड प्रोटेस्ट वर स्पॉन्सर्ड बाय यूएस, जो कि एज सच क्लेम किया जा रहा है शेख हसीना के द्वारा, राइट, कि as we have not surrendered our Saint Martin Island to US, that's why they have paid money to the opposition party, the student leaders and all, and on their direction basically the whole protest was organized, right? As per her even the army was given money and all, right? खैर ये सारे तो हमारे रीजन हो गए। अब हम लोग जो बात करेंगे कि आखिर इसका इंपैक्ट क्या होगा। नाउ इसके इंपैक्ट की बात करें तो इसके बहुत सारे इंपैक्ट हम लोगों को देखने को मिलेंगे। सबसे पहली बात जो है और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है सबसे पहले हमारा बॉर्डर का इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। बॉर्डर का इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी इसलिए बिकॉज इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ इंडिया का सबसे बड़ा जो है बाउंड्री है, विच एक्सटेंड्स अराउंड 4091 किलोमीटर। नाउ अब इसमें भी मोस्ट ऑफ द पार्ट हैव नॉट बीन फेंस्ड येट, इट्स क्वाइट पोरस, जहां से लोग बांग्लादेश से इंडिया, इंडिया से बांग्लादेश आते जाते रहते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में जब वहां पर जो है वो हम गवर्नमेंट हट चुकी है प्रो इंडिया वाला, तो एंटी इंडिया सेंटिमेंट विल राइज। एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो है वो वहां पर बढ़ता चला जाएगा और इसके कारण एंटी इंडिया एक्टिविटीज थ्रू द बॉर्डर वुड बी पुश्ड इन। और इसमें एक फायदा उठाने के लिए एक कंट्री पहले से बैठा है हमारा, और वो है पाकिस्तान। द आईएसआई कैन बिकम वेरी एक्टिव इन बांग्लादेश। दूसरा, नाउ एंटी इंडिया सेंटिमेंट, राइट, has one more repercussion. Now they are as they hate India, now they are hating the Hindu communities who are living in India. Now, as per the reports, we have seen that several attacks were made on the Hindus of Bangladesh. Now, what will be the result of this attack on Hindus? Obviously, Muhammad Yunus has met the Hindu leaders and pacified them. Don't worry, we will take action. But no concrete action has been seen till date. Now, this will lead to the exodus of Hindus from Bangladesh to India. Now, this will increase the pressure on the bordering states. अब बांग्लादेश से जो आएगा और वहां से हिंदूज आना शुरू होंगे, साथ ही साथ जो होगा वो सिर्फ हिंदूज ही नहीं आएंगे, आएंगे क्यों? क्योंकि अभी इकोनॉमिक सिचुएशन वहां की और खराब हो रही है। इसके साथ साथ प्राइसेस बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं कमोडिटीज के, तो बहुत बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन भी साथ साथ इंडिया की तरफ आएगा अपने रोजी रोटी के लिए। नाउ यहां पर सबसे बड़ा जो इसमें परेशानी का कारण होगा और वो बनेगा हमारा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट, बिकॉज इट विल एड प्रेशर ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। यहां पर आकर इवन मेनी ऑफ द refugees who come from Bangladesh, they are involved in terrorist activities and all. तो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा होगा। ड्रग पेडलिंग वगैरह बढ़ जाएंगे, आर्म्स स्मगलिंग बढ़ जाएंगे, राइट। नाउ साथ ही साथ हम लोग एक जो इनके आने के साथ साथ
हमारे रिसोर्सेज पर, जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स स्पेशली, इनके रिसोर्सेज पर एक बड़ा बर्डन पड़ेगा, राइट। सो इसलिए ये इंसिडेंस हमारे लिए, अगर हम बात करें तो बॉर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से पहला चीज, इसके साथ साथ एंटी इंडिया सेंटिमेंट, ये दूसरा इंपैक्ट होगा, और इसके रिपरकशन मैंने आपको अभी बताया। थर्ड फैक्टर, जो थर्ड इंपैक्ट होने वाला है, दैट इज जियोपॉलिटिकल इन नेचर। नाउ हाउ कम इट इज जियोपॉलिटिकल? अगर हम लोग बात करें इसमें जियोपॉलिटिकल ये कैसे है, तो इसको समझने के लिए आप समझिए कि नाउ मेनी ऑफ द नेशंस विल ट्राई टू इंटरफेयर इन बांग्लादेश अफेयर, राइट। नाउ बांग्लादेश के अफेयर में बहुत सारे देश जो है वो आएंगे, इट मे बी यूएस, साथ ही साथ इसके साथ साथ दूसरा जो है वो है द चाइनीज इन्फ्लुएंस कैन ग्रो अ लॉट। नाउ अब चाहे वो यूएस ही क्यों ना हो, जो एज सच हमारा फ्रेंडली स्टेट है, लेकिन अगर यूएस भी आता है तो इट्स नॉट गुड फॉर इंडिया, बिकॉज इट विल सीरियसली चैलेंज द डोमिनेंट से दैट इंडिया हैज इन दिस रीजन। नाउ अगर चाइना आता है तो देयर इज गोइंग टू बी two problems that India will face. First problem will be, now it will become a center for anti-India activities. And the second one will be in terms of external security as well. Now India will be threatened because China will come to the India's gate. Now, another geopolitical significance is it will also pose the danger for the chicken neck that we have in the Siliguri passes of 22 किलोमीटर, राइट। वहां पर ये भी खतरे में पड़ जाएगा। अब ये चिकन नेक का मतलब है कि अगर चिकन नेक हमारा खतरे में पड़ा, इसका मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि ये पूरा नॉर्थ ईस्ट को खतरा है कि ये इट कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, और इसीलिए जो ये बाहर का इंफ्लुएंस बढ़ना इंडिया के लिए डिजास्टरस हो सकता है। नाउ इसके बाद अगर हम लोग जियोपॉलिटिकल के बाद हम लोग अगर नेक्स्ट में आते हैं, तो नेक्स्ट एक और चीज इसके साथ ऐड अप होता है, वो है इकोनॉमिक के हिसाब से। नाउ इकोनॉमी के हिसाब से हमारे पास फिर कई सारे खतरे हैं। नाउ आपको मैं बता दूं कि बांग्लादेश इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया। अब ये लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो इस इंसिडेंट के बाद वहां क्या होगा कि लोग ट्रेड सब इंडिया के साथ बहुत कम होना शुरू हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया कि वहां पर काफी एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट चल रहे हैं। नाउ एंटी इंडिया सेंटिमेंट का एक और रीजन जो बन गया वो ये था कि शेख हसीना और कहीं नहीं जाकर इंडिया आई, तो जो लोग भी शेख हसीना के अगेंस्ट है वो लोग सब इंडिया को भी दुश्मन मान रहे हैं। नाउ ऐसा सिचुएशन में अभी इंडिया पहुंचा हुआ है। अब यहां पर इकोनॉमी की हम लोग बात कर रहे थे, और इकोनॉमी में हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर साउथ एशिया में बांग्लादेश है, और उसमें भी सबसे बड़ा इंडिया का कॉटन एक्सपोर्ट जो होता है वो बांग्लादेश को होता है। नाउ ये सारा कुछ जियोपार्डाइज्ड हो जाएगा, राइट, यानी कि इंडिया को इकोनॉमिकली काफी लॉस होगा। नाउ इंडिया ने बड़ा अच्छा एक सिस्टम इसके साथ में डेवलप किया था हाल में ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाने के लिए, और वो क्या था कि इंडियन रुपीज में, बेसिकली हम लोग रुपीज में एक दूसरे से डील करेंगे। ये एक बहुत अच्छा मेजर था। क्यों था? क्योंकि इससे हमारा जो डिपेंडेंसी है अमेरिकन डॉलर पर वो खत्म होती, और हमारा फॉरेक्स रिजर्व को ज्यादा लॉसेस नहीं होते इंपोर्ट करने में भी। तो हमारे देश के लिए बहुत बढ़िया था ये। इसके साथ साथ एक और चीज थी, और वो चीज ये थी कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था किसने? भारत और बांग्लादेश ने। इन दोनों कंट्रीज ने आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था इन 2023 अगस्त। नाउ दिस कुड हैव एनॉर्मसली इंक्रीज द बायलैटरल ट्रेड, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता हमारा ट्रेड, एंड विच विल बी ऑब्वियसली बेनिफिशियल फॉर इंडिया। इंडिया के लिए बहुत बेनिफिट होता। नाउ इंडिया को क्यों बेनिफिट होता है इसमें? उसका बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, यानी कि अगर हम लोग बात करें कि जो एक्सपोर्ट है वो हमारा ज्यादा है इंपोर्ट से, तो हमारे पास पॉजिटिव पैसा आता है किसके पास? इंडिया के पास। नाउ अब ये जो चेंज ऑफ गवर्नमेंट है
that is going to impact this one as well. नाउ अब इतने सारे इंपैक्ट जो हम लोग देखेंगे कि वो होता चला जा रहा है। इसके साथ साथ दूसरा एक और चीज, इंडिया हैज इन्वेस्टेड अबाउट $8 बिलियन इन, कहां पर, तो बांग्लादेश में। बांग्लादेश में हमने $8 बिलियन से ज्यादा लगाया हुआ है। अब ये जो सिचुएशन है, इसमें सबसे बड़ा खतरा है कि ये सारा जो है वो हमारा बर्बाद हो सकता है। नाउ इसके साथ साथ एक और चीज है कि लगभग अभी बांग्लादेश जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रहा है, और मैं आपको बता दूं कि 25% ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बांग्लादेश इज ओन्ड बाय द इंडियंस। इंडियंस जो है वो 25% टेक्सटाइल मिल्स के ओनर है। अब उन सबके लिए खतरा हो गया है, क्योंकि एंटी इंडिया सेंटीमेंट के चक्कर में उनकी सारी कंपनीज बंद हो सकती है, जो इंडिया के लिए और इंडियंस के लिए बहुत बड़ा एक खतरा हो सकता है। प्लस अब हमारे जितने दुश्मन देश हैं, वो लोग जो इस सेंटिमेंट वहां पर है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट, इसको भड़काने की कोशिश करेंगे। और जब ये भड़काने की कोशिश करेंगे तो यानी कि बांग्लादेश जो है इट विल बिकम अ सेंटर ऑफ एंटी इंडिया एक्टिविटीज, राइट। नाउ ये सारे इंपैक्ट हम लोग देखते हैं कि इंडिया के ऊपर आएंगे। अब हमारे पास में एक क्वेश्चन आता है कि जो ऐसे सिचुएशन में इंडिया को क्या करना चाहिए, यानी कि वे फॉरवर्ड हमारा क्या होना चाहिए। नाउ अगर हम लोग बात करें वे फॉरवर्ड की, तो वे फॉरवर्ड हमारे लिए जो है वो ये है कि सबसे पहले हम लोग अपने डिप्लोमेटिक टाइज को बिल्कुल सीवर ना करें, यानी तोड़े नहीं। डिप्लोमेटिक जो टाइज है वो हम बनाए रखें, और यहां पर हम ओपनली कह सकते हैं कि ये मीडिया एंड एवरीथिंग के थ्रू कि बेसिकली वी हैव द पॉलिसी ऑफ गिविंग रिफ्यूज टू एनीवन हु कम्स एंड सीक पॉलिटिकल रिफ्यूज, और उसी के हिसाब से हमने शेख हसीना को यहां पर अलाउ किया बिकॉज शी वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हर लाइफ देयर। तो एज अ ह्यूमैनिटेरियन कंट्री, right, we have come forward and helped it. It has nothing to do with any politics, and we are not a partner of any political agenda of any political party of Bangladesh. Basically, India and Bangladesh are two friends, and both will always be friends. So this is the narrative we need to, put forward. One more thing is there, right, and it is in the form of challenge. नाउ एक और चैलेंज जो आने वाला है वो है, और उसी से मैं इसको जोड़ूंगा कि हमें आगे क्या करना चाहिए उससे, इसलिए इस पहले चैलेंज को बता दें। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अराउंड 54 रिवर्स जो है वो कॉमन है, दोनों में फ्लो करती है, और अभी तक सिर्फ 2 रिवर्स जो है, राइट, उस पर हम लोग हमारा जो है वो टॉक हुए हैं, पीसफुल और रिजॉल्व हो चुके हैं। अभी जैसे तिस्ता रिवर का डिस्प्यूट बहुत दिनों से चला रहा है, क्योंकि तिस्ता बांग्लादेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिवर शेयरिंग डिस्प्यूट वहां पर इसके लिए चला आ रहा है। इसके साथ साथ फेनी रिवर जो हमारा त्रिपुरा में है, राइट, तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में रिवर शेयरिंग फेनी का, उस पर भी थोड़ा सा डिस्प्यूट जो है वो हमारे बीच में है। नाउ अब यहां पर शेख हसीना के साथ पे तिस्ता पर अभी हमारी काफी अच्छी बातचीत चल रही थी। नाउ अब ये कंप्लीटली बातचीत जो है बोथ रिवर फेनी और तिस्ता वो हॉल्ट हो जाएगी, और यहां से और एनिमोसिटी बढ़ सकती है। ऐसे सिचुएशन में इंडिया अभी वेट एंड वॉच का जो नीति रखा है उसको बहुत डिले नहीं करना चाहिए, और वहां पर अपने पॉलिटिकल एम्बेसडर्स एंड ऑल को एक्टिव करके whosoever is in the government वहां से बातचीत करना शुरू करना चाहिए, और इन रिवर डिस्प्यूट को उनको म्यूचुअली और पीसफुली रिजॉल्व करना चाहिए, ताकि एक पॉजिटिव साइन हो सके। इसके साथ साथ एक और चीज है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन जैसे अखौरी और अगरतला, राइट, इसके बीच में जो रेल लिंक है उसमें इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन बहुत ही जो स्लो उसका प्रोग्रेस चल रहा है। वो प्रोग्रेस को क्या करना चाहिए कि थोड़ा रैपिड करके हम उसको बना दें। इसके साथ साथ फ्रंट जो मैत्री सेतु बनाया है हमने फेनी रिवर पर दोनों की जगह पर, उसको जल्द से जल्द ओपन करें, वो प्रोजेक्ट हम लोग कंप्लीट करें नाउ, ताकि एक पॉजिटिव साइन हो सके। इसके साथ साथ कुछ चीजें दोनों के बीच में हमेशा डिस्प्यूटेड रही है,
खास करके असम का जो एनआरसी था और जहां पर हम लोग कह रहे थे कि सारे बांग्लादेशी को हम लोग वापस भेजेंगे एंड ऑल, राइट, दैट वाज नॉट टेकन इन गुड स्ट्रीम इन बांग्लादेश। इसने भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट को वहां पर पुश किया है। नाउ अभी फॉर द टाइम बीइंग जिस तरह का सिचुएशन है, यहां पर हम लोगों को ऐसे कोई भी कमेंट नहीं करने चाहिए या ऐसे कोई भी मूव गवर्नमेंट को नहीं लेने चाहिए जो चीजों को और खराब कर सकती है। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट को जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है उसको कंटिन्यू करना चाहिए कि जैसे स्पोर्ट्स हो गया, कल्चर हो गया और बहुत सारी चीजें हैं जो पीपल टू पीपल इंटरेक्शन जो है वो हम बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीजें करने की जरूरत है कि अगर हम लोग बांग्लादेश जैसे स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्री को नहीं खोना चाहते। नाउ अब एक बात यहां पर आ जाती है कि आखिर बांग्लादेश जो है वो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्री कैसे है हमारे लिए भाई? स्ट्रैटेजिकली इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि बांग्लादेश जो है उसका कई स्टेट से हमारा जुड़ता है। जैसे आपको मैं बात करूं तो हम लोग देखते हैं कि ये त्रिपुरा से जुड़ा हुआ है, राइट, सिक्किम से जुड़ा हुआ है, जैसे कि वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ है, राइट। नाउ ये जो हमारे खास करके जो नॉर्थ ईस्ट हमारा है और खास करके इसका जो चिकन नेक के पास जो सराउंड करता है, इसके कारण बांग्लादेश जो है वो हमारे लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए ये क्वेश्चन के आने की संभावना काफी ज्यादा है। आई होप मैंने आपको सारे एस्पेक्ट्स जो है इस इंडो बांग्लादेश रिलेशनशिप के, राइट, वो आपको बता दिए हैं। नाउ इफ एनी वन ऑफ यू want the detailed notes on it whatever I have said, so obviously you can write to us and we will be supplying that, right? So obviously that's all. I hope this will help you to write a very good answer in if the question comes on Indo Bangladesh relationship. Thank you.